नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, छायावाद का समय क्या माना जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है। प्लीज सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। छायावाद का समय 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? आपके पास ऑप्शंस में है, गारसादर दासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके लेखक कौन है उनका नाम बताना है और यह ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ था ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। आप जानते हैं कि यह 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि इसमें लगभग 952 कवियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? आपके पास ऑप्शंस में है, बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि भक्तिकाल का समय क्या माना जाता है? बिल्कुल सही। भक्तिकाल का समय क्या माना जाता है? संवत 1375 से कब तक? 1700 तक। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम है। आपको बताना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम क्या था। आपके पास ऑप्शंस में है, राम बोला, वैद्यनाथ द्विवेदी, वैद्यनाथ प्रसाद या वैद्यनाथ दुबे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी और इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी को। ठीक है, किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनका बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? आपके पास ऑप्शंस में है, मागधी, अर्धमागधी, शोरसेनी या पेशाची। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पश्चिमी हिंदी का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आप जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं? बताइए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं? बिल्कुल सही। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती है और पश्चिमी हिंदी का विकास जो हुआ है वो आपके अपभ्रंश शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे ये बताइए कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो 5 बोलियां आती हैं उनके नाम क्या क्या हैं? बताइए। बिल्कुल सही। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्तियां दी गई हैं। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 लोजिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है, विद्यापति, रामचंद्र शुक्ल, देवसेन या जगनिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 लोजिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है और किस रचना से ली गई पंक्तियां है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जगनिक है। और किस रचना से ली गई है ये पंक्तियां?
परमाल रासों से। ठीक है, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि यह पंक्तियाँ किस रचना से ली गई है, तो आपने ध्यान रखना है कि यह परमाल रासों से ली गई है और इसके रचनाकार कौन है? जगनिक। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अध्यात्म गुरु कौन थे? आपके पास ऑप्शंस में है राधा कृष्ण परमहंस, अरविंद, विवेकानंद या स्वामी रामतीर्थ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के अध्यात्म गुरु कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, विवेकानंद जी थे। ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से हरियो जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस में है ठेठ हिंदी का ठाठ, प्रेम कांता, अधखिला फूल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से हरियो जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रेम कांता हरियो जी का प्रथम उपन्यास है और इसका रचनाकाल क्या है? 1894 ईस्वी। ठीक है, मैक्सिमम हमने 2 ही उपन्यास पढ़े थे इनके, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। चलिए हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि ठेठ हिंदी का ठाठ जो इनका उपन्यास है इसका रचनाकाल क्या माना जाता है। बिल्कुल सही। ठेठ हिंदी का ठाठ हरियो जी का 1899 ईस्वी का उपन्यास है और अधखिला फूल इनका 1907 ईस्वी का उपन्यास है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2, प्रेम कांता इनका 1894 ईस्वी का उपन्यास है और यह इनमें से प्रथम इनका उपन्यास माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, समालोचक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? आपके पास ऑप्शंस में है लखनऊ, कानपुर, काशी या जयपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? समालोचक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था और इसके संपादक कौन थे उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। समालोचक पत्र जो है कहाँ से प्रकाशित होता था? जयपुर से। और इसके संपादक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और कब प्रकाशित हुआ था ये? 1902 ईस्वी में। ठीक है, समालोचक पत्र जयपुर से प्रकाशित हुआ था 1902 ईस्वी में और इसके संपादक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, आप जानते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसके कितने भाग हैं। प्रश्न है आपके पास कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं। आपके पास ऑप्शंस में है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? और साथ में उनके नाम भी बताने हैं आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कबीर की वाणी का संग्रह जो बीजक है उसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? साखी और सबद, और तीसरा भाग कौन सा है? रमेनी। ठीक है, ये 3 भाग है। हमारा अगला प्रश्न है, विशेषज्ञ का अर्थ है, आपको बताना है कि विशेषज्ञ का क्या अर्थ है। आपके पास ऑप्शंस में है विषय की व्याख्या करने वाला, विषय को विशेष रूप से जानने वाला, या विषय को आत्मसात करने वाला, या विषय का शौक रखने वाला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, विशेषज्ञ का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। विशेषज्ञ का अर्थ है विषय को विशेष रूप से जानने वाला। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बेटे ठाले का धंधा किसने कहा है?
आपके पास ऑप्शंस में हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। प्रयोगवाद को बेटे ठाले का धंधा किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रयोगवाद को बेटे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। और हमने ये भी पढ़ा था कि प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो भी आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। ठीक है। और आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि प्रयोगवाद का समय क्या माना जाता है? प्रयोगवाद का समय क्या माना जाता है? प्लीज सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? आपको बताना है कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। आपके पास ऑप्शंस में है पुस्तक, बहन, आंसू या दही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। आंसू शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप कविता के किस संकलन में है? आपको बताना है कि नदी के द्वीप जो कि अज्ञे जी की कविता है, यह किस संकलन में है। आपके पास ऑप्शंस में है इंद्रधनुष रोंदे हुए, हरी घास पर क्षण भर, सागर मुद्रा, क्योंकि मैं उसे जानता हूं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये चारों रचनाएं किसकी है? अज्ञे जी की है। आपको बताना है कि नदी के द्वीप जो इनकी कविता है वो किस संकलन में संकलित है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, हरी घास पर क्षण भर। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो अज्ञे जी की रचना इंद्रधनुष रोंदे हुए हैं, इसकी रचना काल क्या है? बिल्कुल सही। इंद्रधनुष रोंदे हुए अज्ञे जी की रचना 1957 ईस्वी की है। ठीक है। और हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी की रचना है। सागर मुद्रा 1970 ईस्वी की रचना है इनकी। और फिर है आपके पास क्योंकि मैं उसे जानता हूं, ये भी अज्ञे जी की रचना है 1969 ईस्वी की। कई बार प्रकाशनवश की दृष्टि से सही अनुक्रम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि ये चारों रचनाएं जो है वो अज्ञे जी की है और इनके जो रचना काल है वो ये है। ठीक है। इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 ईस्वी, हरी घास पर क्षण भर 1949, सागर मुद्रा 1970, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 ईस्वी की रचना है अज्ञे जी की। और हमारा प्रश्न था कि नदी के द्वीप अज्ञे जी के किस संकलन में संकलित है? तो वो है आपके हरी घास पर क्षण भर। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? आपके पास ऑप्शंस में है माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिचंद, सियाराम शरण गुप्त या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर गलत है। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का बापू किसे कहा गया है, तो बापू कहा गया है आपके सियाराम शरण गुप्त को। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कायर शब्द की भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है कि कायर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। आपके पास ऑप्शंस में है कायरपन, कायरतत्व, कायरता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कायर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? कायरता। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए।
आपको बताना है कि इसमें से असंगत युग्म कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है भस्मांकुर नागार्जुन, मिट्टी और फूल नरेंद्र शर्मा, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा, छवि के बंधन शंभुनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। छवि के बंधन शंभुनाथ सिंह जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। ठीक है, किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है छवि के बंधन। भस्मांकुर किसकी रचना है? नागार्जुन जी की है। बिल्कुल सही। मिट्टी और फूल नरेंद्र शर्मा जी की रचना है, ये भी सही है। प्रभात फेरी भी नरेंद्र शर्मा जी की रचना है, लेकिन छवि के बंधन भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है स्वप्न खंड काव्य के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त या श्रीधर पाठक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए स्वप्न किसकी रचना है जो कि एक खंड काव्य है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है और यह एक खंड काव्य है। आपने ध्यान रखना है कि यह एक खंड काव्य है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? आप जानते हैं कि तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है। आपको बताना है कि किसने कहा है। आपके पास ऑप्शंस में है नंदुलारे वाजपेयी, मुक्तिबोध, अज्ञे या भारत भूषण अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? अज्ञे जी ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से रांगे राघव की रचना कौन सी नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से रांगे राघव जी की रचना कौन सी नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है राह के दीपक, पिघलते पत्थर, अजय खंडहर और ऑप्शन में है मुक्ति मार्ग। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना रांगे राघव जी की नहीं है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। मुक्ति मार्ग रांगे राघव जी की रचना नहीं है। बाकी ये तीनों रचनाएं राह के दीपक, पिघलते पत्थर और अजय खंडहर रांगे राघव जी की रचना है। मुक्ति मार्ग इनकी रचना नहीं है। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मुक्ति मार्ग के रचनाकार कौन है। ठीक है, आप लोग ही मुझे बताएंगे कि मुक्ति मार्ग किसकी रचना है। ठीक है साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जो 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं। एक पूछा है आपसे प्रयोगवाद का समय क्या माना जाता है, ठीक है, और दूसरा प्रश्न है कि मुक्ति मार्ग के रचनाकार कौन है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।